हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सिलसिला जारी रख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने ग्रुप 13 एलिमेंट्स को कवर किया था। अब इस वीडियो में बारी है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। अब ग्रुप 14 एलिमेंट्स को पढ़ने की शुरुआत हम लोग ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट्स है ये जानने से करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे ग्रुप 13 में किया था। अब ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट हमारे ग्रुप 14 का कार्बन है। देखो, अब ये तो बात सभी को पता है, बहुत सिंपल सी है। इसके निचले वाले एलिमेंट्स जो है आप डाउन द ग्रुप फैशन में याद रखना, क्योंकि बहुत फायदा होगा। आगे हम लोग कई सारे प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप फैशन में ही पढ़ने वाले हैं, डाउन द ग्रुप ट्रेंड में पढ़ने वाले। तो कार्बन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, लेड और फिर फ्लेरोवियम। ओके, तो ये रहे अपने ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स। अब इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट है फ्लेरोवियम, ओके, ये हम लोगों ने बनाया है, मतलब सिंथेटिक एलिमेंट है, प्लस रेडियो एक्टिव भी है। अब बात ये है ना, चलो ठीक है, सिंथेटिक है, हम लोग ने बनाया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ढेर सारे अमाउंट में बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ढेर सारे अमाउंट में बनाते और रेडियो एक्टिव भले ही है ये एलिमेंट, पर अगर इसका हाफ लाइफ इतना कम नहीं होता जितना है, ओके, बहुत देर तक अगर ये इसका हाफ लाइफ होता तो हम लोग इस पर स्टडी कर पाते भाई, करेक्ट। पर प्रॉब्लम यही है ना, सब कुछ उल्टा हो रहा है। भले हम लोग ने बनाया पर बहुत कम मात्रा में बनाया है, ऊपर से उसकी हाफ लाइफ भी बहुत छोटी है, तो फटाक से फुर करके उड़ जाता है। तो हम लोग इसके ऊपर स्टडी नहीं कर पाए, इसीलिए इसकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा मतलब डेवलप नहीं है। तो आगे हम लोग जो भी एलिमेंट्स, मतलब आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे ग्रुप 14 के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज वो इसके रिलेटेड नहीं होंगी। वो पहले 5 जो हमारे एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यही तक ही सीमित होंगी। प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले उसकी उन चीजों, मतलब उन एलिमेंट्स की एक चीज हमें जरूर पता होनी चाहिए, जो कि है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई है। अब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, उसके बारे में हमें देखना है। अब ग्रुप 13 के केस में जैसे हम लोग ने देखा NS2 NP1 था लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर ग्रुप 14 में क्योंकि बस एक एटॉमिक नंबर आगे जाने पर ग्रुप 14 आएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, NS2 NP2 होगा। अब बात कुछ बड़ी इसमें है नहीं, पर अगर हम लोग इन एलिमेंट्स का, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें, ओके। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ओके। कब से पढ़ते आए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो लिख के देखने पर क्या पता चलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कार्बन में सिर्फ इनर्ट गैस कोर होगा, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब इनर्ट गैस कोर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, ओके। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया तो कार्बन में और सिलिकॉन में दोनों में भी इनर्ट गैस कोर होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के। अब बात करेंगे अगर जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के केस में हम लोग अगर आउटर मोस्ट शेल को छोड़ देंगे, NS2 NP2 इस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ देंगे, तो अंदर रहेगा इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से वाले? 3d वाले। उसी तरीके से अगर हम लोग टिन का देखें तो टिन में भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा और 10d इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर 4d वाले। अब समझने वाली बात इसमें सिर्फ यही है कि टिन के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में 3d 10b इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रिलेट करके देखो, टिन के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा हूं तो मतलब क्रिप्टॉन, ये इनर्ट गैस होगा, ओके। इनर हमारा कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है तब उस केस में, ओके। उसके बाद 10d इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फिर बाद में बाहर का शेल भरना शुरू। तो हम लोग अगर टिन की बात कर रहे हैं तो उसमें इनर्ट गैस होगा क्रिप्टन
और आप अगर क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें 10d इलेक्ट्रॉन्स, वो भी 3d वाले भी इन्वॉल्व है उसके कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसका मतलब हमारे टिन में ये 3d इलेक्ट्रॉन्स भी है, 10 मतलब 10 3d इलेक्ट्रॉन्स है और 10 4d इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब आगे बढ़ेंगे तो लेड दिखेगा हमें। अब लेड के केस में ना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, ठीक है, कौन सा होगा? ज़ेनॉन, सिंपल। उसके बाद 5d के 10 इलेक्ट्रॉन्स है और हमें बोनस में 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स भी दिए जाते हैं। चलो ले लो गिफ्ट में। तो यहां पर इस इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब कौन से वाले, अगर लेड की बात करें हम लोग तो ज़ेनॉन वाले में, तो ज़ेनॉन में आप देखोगे तो ये 4d भी होगा और 3d भी होगा। ओके, तो कितने? 10 10 20d इलेक्ट्रॉन्स प्लस 30d इलेक्ट्रॉन्स, 30d वाले इलेक्ट्रॉन्स है और 14f इलेक्ट्रॉन्स है इनर कोर में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब लेड के केस में। तो सोचो 40d के इलेक्ट्रॉन्स, ओ नहीं नीचे लिख देना चाहिए, हाँ, d के इलेक्ट्रॉन्स, 14f के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां पर 20d के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस केस में, टिन के केस में, और जर्मेनियम के केस में सिर्फ 10d के इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर के इनर, मतलब इनर कोर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इनर कोर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाहर के शेल को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कितनी ज्यादा वेरिएशन दिख रही है। देखो जैसे हम लोग हेवियर मेंबर्स में जा रहे हैं वैसे वैसे। ऊपर कार्बन और सिलिकॉन में तो कुछ नहीं भाई, नॉर्मल इनर्ट गैस ही है, पर यहां पर जर्मेनियम टिन लेड में कहानी बदलती है और इन्हीं बदलने वाली कहानियों के वजह से इनके प्रॉपर्टीज भी कुछ अजीबोगरीब दिखने लगते हैं। चलो अब एक एक करके प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स के, और अजीबोगरीब वेरिएशंस भी कैसे दिख रहे हैं उनको भी समझते। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडिया। अब इनके केस में एटॉमिक रेडिया बोले तो कोवेलेंट रेडिया है। ओके, नॉन मेटल्स हम लोग, मतलब अब पूरे के पूरे नॉन मेटल्स को हम लोग नहीं कहते कि भाई उन्हीं का हम लोग कोवेलेंट रेडिया निकालते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहे हैं तो हम लोग उससे कोवेलेंट रेडिया निकाल पा रहे हैं, ऐसी लॉजिक है। तो यहां पर इन सारे हमारे एलिमेंट्स का कोवेलेंट रेडिया मेजर किया गया है, इन शॉर्ट एटॉमिक रेडिया ही समझ लो आप। अब मिला क्या हमें कि डाउन द ग्रुप जाते जाते इनके कोवेलेंट रेडिया में कार्बन से सिलिकॉन पर आने पर एक कंसिडरेबल इंक्रीज दिखती है। तो देखो, कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। अब देखो जो चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी के टेक्स्ट में, आप टेबल के साथ उनको मैच करने की कोशिश करना। जो टेबल आपको दिया होगा बस ऐसे ही फैंसी फैंसी टाइम पास के लिए नहीं दिया हुआ है वो टेक्स्ट बुक में, उसके वैल्यूज को देख के थोड़ा समझने की कोशिश करना टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ओके, और इन टेबलों से भी खोद खोद के क्वेश्चंस निकाले जाते हैं नीट में कभी कभार। ओके, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई टेबल के सारे वैल्यूज को रटना है, समझना है हमारे कॉन्सेप्ट को। ओके, टेबल की मदद से तो आपको उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओगे जो थोड़ा बहुत टेबल से एक्सट्रैक्ट किए गए होंगे। ठीक है, तो देखो कंसिडरेबल इंक्रीज हो रही है इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, दिख रही है हमको, कार्बन से सिलिकॉन आ रहे हैं हम लोग, तो ये रहा अपना कोवेलेंट रेडियस 77 to 118, अच्छी खासी इंक्रीज है, मतलब कुछ एक 30-40 के आसपास की इंक्रीज आ रही है। अब सिलिकॉन टू लेड जा रहे हैं तो स्मॉल इंक्रीज इन द रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। यहां से देखो सिलिकॉन टू लेड, तो देखो 118 से 122, 122 से 140, 140 से 146। तो इन शॉर्ट जनरली क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, क्या हमारा रेडिया है। अब ये कुछ नई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सिंपल है। साइजेस का बढ़ना डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज का बढ़ना डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड है। अब क्यों बढ़ता है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो जीटी बोले तो जनरल ट्रेंड, सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई, क्यों बढ़ता है साइज? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो रहे हैं इस तरीके से कुछ, तो साइजेस तो बढ़ेंगी, एक एक शेल बड़ा बड़ा ऐड होगा तो साइजेस बढ़ेंगी। अब कहानी में ट्विस्ट यहां पर है, सिलिकॉन टू लेड में क्यों ऐसे छोटा छोटा इंक्रीज दिख रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें इनर कोर में वेरिएशन कहां दिख रहा था, इन हेवियर मेंबर्स में। देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ओके, इन हेवियर मेंबर्स में ही हमें कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी, ये जर्मेनियम टिन लेड में। और इन्हीं के केस में अगर देखेंगे हम लोग सिलिकॉन टू जर्मेनियम जा रहे हैं तो बहुत कम इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि जो 10d के इलेक्ट्रॉन्स है
जो जर्मेनियम में है ये बहुत ही खराब तरीके से शील्डिंग कर रहे हैं, खराब तरीके से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मतलब उन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आप कहो, या फिर कहो कि जो शील्ड है ओके उसमें होल हो गए हैं। तो न्यूक्लियस सामने से ऐसे होल हुए हुए शील्ड से एकदम खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मतलब के ऊपर खिंचाव ज्यादा आएगा न्यूक्लियस का, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा, फिर इलेक्ट्रॉन्स करीब आएंगे तो जितनी साइज होनी चाहिए थी उससे कम साइज होगी। ओके, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जितनी साइज एक्चुअल में जर्मेनियम की होनी चाहिए थी, सपोज 140 के आसपास में भी अगर यही ट्रेंड को फॉलो करता, जैसे कि कार्बन टू सिलिकॉन 30-40 का इंक्रीज हो रहा है, सिलिकॉन टू जर्मेनियम भी 30-40 का इंक्रीज होता, तो कुछ 150 के आसपास होती, पर जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी साइज इंक्रीज उतनी ज्यादा हो नहीं रही है इस पुअर शील्डिंग की वजह से। तो क्या हो रहा है, फिर पास में आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ी साइज में इंक्रीज कम हो रही है, तो यही इतनी 4 पिकोमीटर की हो रही है। अब सेम लॉजिक लगाओ, आप जर्मेनियम टू टिन जाओ, टिन से लेड जाओ, ओके, यही डी वाले इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम टू टिन में भी वही पुअर शील्डिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि टिन में भी देखो सिर्फ डी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, पर 20 डी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो मतलब ये भी बहुत पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, तो जितनी साइज बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है, थोड़ी बहुत ही बढ़ रही है, तो यहाँ पर इसीलिए 122 से 140। और फिर बाद में लास्टली लेड के केस में तो देखो 146 टिन से 6 ही पिकोमीटर बढ़ रही। क्यों? क्योंकि लेड में तो भाई भर भर के पुअर शील्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि ये डी वाले 40 इलेक्ट्रॉन्स, एफ के 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो बहुत ही खराब तरीके से शील्डिंग करते हैं सारे, दोनों के दोनों मिला के, डी वाले जैसे वैसे ही एफ वाले भी है, एकदम निकम्मे। तो फिर इस पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगी, जितनी वो सेम लॉजिक, जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उससे बहुत कम बढ़ेगी। ओके, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स करीब आ रहे हैं तो बहुत कम बढ़ेगी, और इतनी कम बढ़ रही है कि बस 6 पिकोमीटर की ही इंक्रीज हो रही है। यही है कहानी हमारे एटॉमिक रेडियस की। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ग्रुप 14 एलिमेंट्स के केस में जब हम लोग इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज देखते हैं और कंपेयर करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के नाम लिख दूं, यहां पर मेरे हाइलाइटर चला हुआ है, एक मिनट को पेन लेने दो, तो देखो जैसे कि ग्रुप 13 वाले है, ये है ग्रुप 14 वाले, ठीक है, तो 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, और 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो जब कभी हम लोग वैल्यूज को देखने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं 13 और 14 के आईईज की, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की, तो हमें यह नजर आता है कि 13 से 14 में चले जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो 14 ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ग्रुप 13 के एलिमेंट से ज्यादा है, ऐसे समझ में आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, जनरल ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है हमारा आईई। तो हमें तो पता है भाई, अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग जाते हैं एटीपी अक्रॉस द पीरियड, तो साइजेस छोटू हो जाती है, तो छोटू साइजेस होने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ओके, ऐसे साइजेस छोटू हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स तो करीब आएंगे न्यूक्लियस के, और फिर करीब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस छोड़ेगा क्या? कोई भी नहीं छोड़ेगा ना, करीब आने वाली चीज को कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ेगा। वैसे ही न्यूक्लियस क्यों छोड़ेगा? तो न्यूक्लियस एकदम कस के पकड़ेगा, और करीब आने पर और कस के, और करीब आने पर और कस के पकड़ेगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो सबसे लूजली बाउंड होगा भले, फिर भी उसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस और ज्यादा कस के पकड़ रहा है, तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आई, तो ज्यादा आई लग रही है। आई मतलब क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है अक्रॉस द पीरियड, और यही हो रहा है। ग्रुप 13 से ग्रुप 14 जा रहे हैं हम लोग, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, इसीलिए ग्रुप 13 की वैल्यू जितनी होंगी उससे ज्यादा होंगी ग्रुप 14 की वैल्यूज। सिंपल लॉजिक। अब देखो, आप कंपेयर करके देखो, मैं यहां पर पॉज करता हूं वीडियो में, मतलब सॉरी, मैं यहां पर पॉज करता हूं, मतलब मैं यहां पर बाजू में हट जाता हूं, आप पॉज कर लो वीडियो को और देख लेना कि जो टेबल मैंने आपके लिए लेके आया, तो आपका काम और आसान कर दिया मैंने। पिछले पन्ने जाके, मतलब पन्नों को पीछे करके देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये टेबल लेके आया आई का ग्रुप 13 के लिए और आई का ग्रुप 14 के लिए। आप खुद कंपेयर करके देख लेना वैल्यूज, आपको समझ में आएगा कि भाई अगर बोरॉन और कार्बन के वैल्यूज में कंपेयर करूं तो कार्बन की आई ज्यादा है देन बोरॉन, ओके, सिलिकॉन की आई ज्यादा है देन एल्यूमिनियम, ऐसे आप करके देख सकते हो। ओके, तो आप पॉज कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, आई होप आपने किया होगा, करेक्ट। तो क्या होता है, टेबल्स के वैल्यूज को देख के अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है, क्योंकि बस
हम लोग ये सोच के नहीं छोड़ देते कि भाई टेक्स्ट में लिखा है छोड़ दो बस हो गया। ओके, इनऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थियोरटिकल है, पर उसको अगर हम लोग कोरिलेट कर पाए प्रैक्टिकल वैल्यूज से जो कि हमें दी गई है एनसीईआरटी में, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो हम लोग लॉजिकल या फिर कुछ तो रियलिस्टिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मैं थोड़ी लेके आया हूँ, करेक्ट। तो इसको देख के आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअल में हो रहा है। तो अब ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के आईज को हम लोग ने कंपेयर कर लिया, पर ग्रुप 14 के अंदर जब डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं, ओके, फ्रॉम कार्बन टू लेड, ठीक है, तो क्या हमें वेरिएशन दिख रहा है आईई में? जनरली अगर, अब ये तो एक सवाल है, करेक्ट, अब जवाब क्या है भाई? जनरल अगर हम लोग देखेंगे इन जनरल तो हमें ये समझ में आता है कि आईई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम कार्बन टू लेड। अगर आप वैल्यूज देखोगे तो एक आइडिया आ जाएगी कि देखो कार्बन की 1000 के आसपास है और फिर बाद में लेड की 715 तक, तो डिक्रीज तो है भाई जनरली। पर अगर हम लोग एकदम घुस के अंदर देखें कि भाई कार्बन टू सिलिकॉन, सिलिकॉन टू जर्मेनियम, जर्मेनियम टू टिन या फिर टिन टू लेड क्या हो रहा है आईई के साथ, तो कुछ कहानी में ट्विस्ट दिखाई देता है। जैसे कि अब देखो नॉर्मली कार्बन टू सिलिकॉन आईई में डिक्रीज दिख रहा है हमें 1086 से 786। अब सबसे पहली बात, ये जो मैं बोल रहा हूं जनरली डिक्रीज दिख रही है आईई में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल लॉजिक, ये हमारा आईई में डिक्रीज होना जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर भी यही दिख रहा है। अब इस जनरल ट्रेंड का रीजन हम सभी को पता है, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, बस एक बार बता देता हूं मैं आपको कि क्योंकि भाई साइजेस बढ़ रही है, करेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर भाग रहा है, तो ऐसे हम लोग को पता है कि सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी होती है आई। अब यही दूर दूर भाग रहा है तो न्यूक्लियस से इसका लगाव कम कम हो रहा है, तो कम एनर्जी लगेगी इसको निकालने के लिए, यही तो होती है आई, तो मतलब आई कम कम लग रही है, तो इसलिए आई डिक्रीज हो रही है, करेक्ट, डाउन द ग्रुप। अब कार्बन टू सिलिकॉन यही दिख रहा है हमें, ठीक है, 1086 टू 786 आई डिक्रीज हो रहा है क्योंकि भाई साइज इंक्रीज हो रहा है, सिंपल लॉजिक। पर जब हम लोग सिलिकॉन टू जर्मेनियम जाएंगे या फिर जर्मेनियम टू टिन जाएंगे तो भले हमें डिक्रीज दिखाई दे रही है, 786 टू जर्मेनियम में 761 और जर्मेनियम की 761 से लेके टिन की 708 डिक्रीज तो है, पर बहुत कम नहीं लग रही है क्या आपको? मतलब कार्बन टू सिलिकॉन 1000 से 786, लगभग 200 का डिफरेंस। फिर सिलिकॉन टू जर्मेनियम एकदम से ही 20 का डिफरेंस आने लग गया, और फिर बाद में जर्मेनियम टू टिन फिर से एक 50 के आसपास का डिफरेंस। पर ये स्मॉल डिक्रीज हमको जो दिख रही है सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन, ओके, ये क्यों दिखाई दे रही है? वही सेम टू सेम रीजन, क्योंकि जर्मेनियम भाई साहब के पास 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स है और टिन भाई साहब के पास 4D के 10 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 3D के भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा भाई, इनमें पुअर शील्डिंग दिखेगी, जर्मेनियम में, टिन में। अब पुअर शील्डिंग दिखने की वजह से अब नॉर्मली जनरल ट्रेंड के हिसाब से साइजेस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को दूर जाना चाहिए, पर क्योंकि शील्डिंग पुअर हो रही है तो हमारे शील्ड्स में बहुत सारे होल है, तो भाई न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छा खासा पड़ रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर, तो वो खींच रहे हैं। तो जितना ज्यादा दूर जाना चाहिए था न्यूक्लियस उतना ज्यादा जा नहीं रहा है, करेक्ट। तो मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लियस के ऊपर का दूरी छोड़ दो, पर होल्ड तो है, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा होल्ड है, करेक्ट, शील्ड में हमारे होल होने की वजह से। अब ज्यादा होल्ड है तो थोड़ा ज्यादा कस के पकड़ा है न्यूक्लियस ने, थोड़ा ज्यादा कस के पकड़ा है, तो जितना एनर्जी लगना चाहिए था उसको निकालने के लिए उससे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, करेक्ट, उसको निकालने के लिए। तो वैल्यू जितनी कम होनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज्यादा ही होगी। तो फॉर एग्जांपल 786 से वैल्यू कम होनी चाहिए थी, कुछ लगभग चलो 600 पकड़ लो, करेक्ट, ना ही मतलब 300 का डिफरेंस, ना तो भाई 150 का तो सही, ओके, मतलब 786 से लेके 600 ही पकड़ लो, पर 600 इतनी कम वैल्यू ना होते हुए थोड़ी और ज्यादा एनर्जी लग रही है क्योंकि न्यूक्लियस ने थोड़ा और कस के पकड़ा हुआ है पुअर शील्डिंग की वजह से। तो वैल्यू कितनी लग रही है? 761, करेक्ट। सेम लॉजिक इसके केस में भी हो रहा है, ज्यादा मतलब डिक्रीज थोड़ी ज्यादा दिखनी चाहिए थी टिन में, पर भाई कम दिख रही है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक। और फिर बाद में जब हम लोग टिन टू लेड देखेंगे तब कहानी में कुछ ट्विस्ट आ रहा है। टिन टू लेड में इंक्रीज हो रही है आईई, मतलब समझ में आ रहा है बात। अब ये इतनी एनर्जी लग रही है लेड में पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कि भाई साहब टिन में से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी लग रही थी उससे ज्यादा, मतलब ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। समझ में आ रही है? आईई डिक्रीज हो रही थी नॉर्मल केस में, यहां तक
अब इंक्रीज होने लग गई। क्यों? क्योंकि बहुत ही घटिया तरीके से भाई शील्डिंग हो रही है अब लेड में। क्यों? 4f में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मिले हुए हैं हमारे डी वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 40 डी के इलेक्ट्रॉन्स है सोचो इनर कोर में, तो कितनी पुअर करेंगे शील्डिंग, मतलब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता, शायद आप कर पाओगे। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, कोई क्यों कैसे इमेजिन कर पाएगा, वो तो एटम के अंदर हो रहा है। पर बस आप खुद समझ सकते हो इस चीज को कि इतनी ज्यादा अमाउंट में अगर पुअर शील्डिंग हो रही है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होता होगा न्यूक्लियस से, कि बहुत कस के पकड़ा है फिर। तो इसीलिए बहुत कम एनर्जी लगनी चाहिए थी उसको निकालने के लिए, करेक्ट, क्योंकि दूरी तो बढ़ रही है। पर वैसे तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जो कस के पकड़ने वाला जो लगाव है न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा हो गया है पुअर शील्डिंग की वजह से। तो जितनी कम एनर्जी लगनी चाहिए थी निकालने के लिए, उससे थोड़ी ज्यादा ही लगेगी, और वो इतनी ज्यादा लग रही है एक्चुअल में कि वो 3 से भी ज्यादा लग रही है, थोड़ी बहुत क्यों ना हो पर ज्यादा लग रही है, करेक्ट। तो इस सारे रामायण को अगर मैं, मतलब इस सारी चीज को अगर मैं कंसाइज वे में बताऊं आपको एकदम एक लाइन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजें इसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखा रही है। एक तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का, देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, और दूसरी चीज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ थोड़ी सी, इन दोनों चीजों का इफेक्ट मिल के आ रहा है, और इसके वजह से हमें स्मॉल डिक्रीज दिख रही है आईई में फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन, जैसे हम लोग ने देखा, देखो फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन स्मॉल डिक्रीज, और वही थोड़ी सी इंक्रीज, करेक्ट, देखो, एंड स्लाइट इंक्रीज इन आई फ्रॉम टिन टू लेड। तो देखो स्लाइट इंक्रीज इन आई फ्रॉम टिन टू लेड, 708 से 715। क्लैरिटी आ गई आपको क्या हो रहा है एक्चुअल में, कैसे एक्सेप्शनल वैल्यूज दिख रही है, जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि इनके इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में गड़बड़ी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फिर से जैसे हम लोग ने आई को कंपेयर किया हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के साथ, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या नजर आता है कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन ग्रुप 13। अब रीजन क्या है? सिंपल सा लॉजिक, जो हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ा है ना, जनरल ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड वाला, एटीपी वाला, कैसा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमें पता है अक्रॉस द पीरियड साइजेस क्या होती है, छोटू छोटू छोटू, करेक्ट, तो साइजेस डिक्रीज होती जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे एटम्स की वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, जो इन एटम्स की दूसरे एटम के साथ, मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को, समझ में आ रही है बात? अगर मैं ये एटम पकड़ूं तो ये एटम का दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनने की जो प्रयास चल रहा है, उसके दौरान जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको खींचने की जो टेंडेंसी है, ओके, आगे आगे जैसे जैसे साइजेस छोटी होती जाती है एटम्स की, तो वो टेंडेंसी बढ़ती जाती है। ओके, अब यही टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है साइजेस घटने पर। तो देखो साइजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है साइजेस घटने पर। तो हम लोग जब ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स को देख रहे थे और फिर हम लोग आगे जाएंगे अक्रॉस द पीरियड ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स में, तो यही तो कहानी हो रही है, साइजेस में डिक्रीज दिख रहा है हमें, करेक्ट। तो क्योंकि इनके छोटे साइजेस हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ग्रुप 13 से ग्रुप 14 पर जाने पर इंक्रीज हो रही है। तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं ना, ग्रुप 13 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 14 की, सिंपल लॉजिक। अब डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं ट्रेंड देखने में, तो इसमें एक ही हमें अजीबोगरीब वेरिएशन दिखाई देता है, जो कि है सिलिकॉन से लेके लेड तक। ओके, बाकी तो जनरल ट्रेंड जैसा ही फॉलो हो रहा है। अब देखो सबसे पहले जनरल ट्रेंड वाली चीज क्या है, कार्बन टू सिलिकॉन हम लोग जब जा रहे हैं, देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें डिक्रीज दिखाई दे रही है 2.5 से लेके 1.8। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइजेस बढ़ती है हमारे एटम्स की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी, उल्टा, जैसे हम लोग ने यहां पर देखा था, साइजेस घट रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब यहां पर साइजेस बढ़ रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो यहां पर वही हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी डाउन द ग्रुप। अब कार्बन टू सिलिकॉन कहानी यही है, डाउन द ग्रुप हम लोग कार्बन टू सिलिकॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। क्यों? क्योंकि भाई साइजेस इंक्रीज हो रही है। देखो कार्बन टू सिलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है क्योंकि भाई साइजेस इंक्रीज हो रही है। पर
अगर हम लोग सिलिकॉन टू लेड देखेंगे तो वैल्यूज 1.8, 1.8, 1.8, 1.9 इतनी ही रह रही है, ऑलमोस्ट सेम सी ही रह रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इनकी साइजेस देख रहे थे सिलिकॉन से लेके लेड तक, आप देखो साइजेस बहुत ज्यादा करीब है, मतलब वैल्यूज बहुत ज्यादा करीब है। अगर सिलिकॉन की साइज हम लोग ने एटॉमिक रेडियस में देखा है कुछ, देखो यहां पर 118 और वहां पर लेड की साइज 146, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है साइज में। और क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो फिर इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत ज्यादा हमें वेरिएशन नहीं दिखाई देता, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स के। तो अगर हम लोग इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर एक नजर मारे तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, जो सारे एलिमेंट्स मोस्टली शो करते हैं, वो है +4 एंड +2। अब अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जैसे कि हम लोग ने बोरॉन के केस में देखा था कि उसके पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का सम बहुत ज्यादा हाई था, याद आ रहा है कुछ ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स में। तो वैसे ही यहां पर ग्रुप 14 एलिमेंट्स के केस में अब हम लोग देख रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज करने पर जो एनर्जीज रिलीज होंगी, जो एनर्जीज लगेंगी, सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी वैल्यूज यहां पर आपको टेबल में दिख रही है। अब इनका सम करने पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन का ही ले लो, तो क्या समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है भाई चारों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे कि कार्बन में देखो 1086 ऑलमोस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दूसरी 2300 के आसपास, तीसरी 4600 और फिर फोर्थ मतलब 6200। तो अगर सिर्फ मैं अगर थाउजेंड्स को भी ऐड कर दूं तो भी 10,000, 12,000, 13,000 किलो जूल्स मोल इनवर्स यूनिट दिया हमको। इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कितनी? 13,000 के आसपास सिर्फ कार्बन के केस में। तो सोचो इतनी ज्यादा एनर्जी भाई कार्बन को देना मतलब अफोर्डेबल चीज है ही नहीं। तो बात यह है कि इसका मतलब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं दे रहा है। ओके, हम तो नहीं देना चाह रहे इतनी ज्यादा एनर्जी, और कार्बन मांग रहा है इतनी ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब वो नहीं देना चाह रहे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन अपने से दूर जाने नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। अब ऐसे सिनारियो में कार्बन की इच्छा है कि दूसरे एटम्स के साथ अगर कोई इंटरेक्शन इसे करना भी है तो भी वो कहता है कि भाई तुम मेरे साथ मेरे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कुछ इंटरेक्शन करना है तो चलेगा भाई, क्योंकि मैं तो मेरे चारों इलेक्ट्रॉन्स देने से रहा। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स में होता है, चारों मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है भाई दे देते हैं, दान कर देते। तो जैसे कि हम लोग ने बोरॉन के केस में भी देखा था कि बोरॉन भी वैसे ही कुछ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के लगाव की वजह से उसको करीब रखता है, अपने करीब रखता है। वैसे ही कार्बन भी अपने ही करीब रखेगा। तो जो इन्वॉल्वमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग के दौरान, ओके, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एटम्स के अगल बगल हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर स्पेंड कर रहा है तो वो उस एटम के करीब है, ऐसे हम लोग कहते हैं। और अगर एटम से बहुत मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एटम से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन दूर टाइम स्पेंड कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि भाई एटम ने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। यही लॉजिक होता है। और फिर हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब इसी तरीके से यहां पर कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बन तो भाई बोल रहा है कि मैं पूरे के पूरे टाइम मेरे 4 इलेक्ट्रॉन से दूर नहीं रहूंगा, तो पास रहना है तो बॉन्डिंग के टाइम पर शेयरिंग करनी पड़ेगी। और इसीलिए फिर ऐसे ये जो ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं भाई, ये शेयरिंग करना प्रेफर करते हैं और फिर कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स बनाते हैं। तो जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका तो ये बोलते हैं कि भाई हम लोग मतलब नेचर हम लोग का हम कोवेलेंट ही रखेंगे। अब फिर से आते हैं हमारे उन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर जो कॉमन है हमारे ग्रुप 14 के लिए, जो कि है +4 और +2। तो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप देखेंगे तो इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो कुछ अजीबोगरीब वेरिएशन में दिखती है। अब ग्रुप 13 में भी हम लोग नहीं देखा था +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी। सेम टू सेम फैशन में यहां पर भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा, जैसे कि यहां पर +4 है, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते जाते घटते जाती है। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे कि +2, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज होती है।
एग्जैक्टली जैसे ग्रुप 13 में हो रहा था, +3 की स्टेबिलिटी घट रही थी डाउन द ग्रुप और +1 की इंक्रीज हो रही थी। अब रीजन भी क्या है, एग्जैक्टली सेम, क्या सिंपल सा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये +2 यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा क्यों शो हो रहा है डाउन द ग्रुप जाते जाते? ओके, मतलब क्या, मोस्टली हेवियर मेंबर्स में। ओके, कहा गए हमारे हेवियर मेंबर्स ये रहे। ओके, कौन से वाले? जैसे कि जर्मेनियम, टिन, लेड। इनमें हमें दिखता है कि +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ओके ज्यादा स्टेबल हो रहा है। वजह सिंपल, NS2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो NP के अंदर है, मतलब S में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं देन P। ये मैंने बताया था ना आपको, S वाले इलेक्ट्रॉन्स पास देन P, किसके? न्यूक्लियस के। तो इसी वजह से अंदर पुअर शील्डिंग होते रहती है डाउन द ग्रुप। ये भी हम लोग ने देखा है, जर्मेनियम टू टिन, टिन टू लेड जाएंगे तो जर्मेनियम में तो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स है, टिन में तो 20 डी इलेक्ट्रॉन्स है, लेड में तो भाई कितने ही है, बहुत ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स, करीब अपने 30 डी इलेक्ट्रॉन्स और फिर 14 F इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास। तो बहुत पुअर शील्डिंग होती जाती है। तो अंदर के जो NS2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, NS ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होती जाती है क्योंकि ये पास है, ठीक है, P वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इसीलिए। और क्योंकि इनके ऊपर की पकड़ ज्यादा हो जाती है, तो जैसे ग्रुप 13 में हम लोग ने देखा था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहे हमारा न्यूक्लियस इतनी आसानी से, तो जा कौन से सकते आसानी से? बाहर के 2 NP वाले 2, तो वही तो जा रहे, इसलिए तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? और क्योंकि अंदर के 2 को जाने नहीं दे रहे, तो वो बाहर के 2 के साथ अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स, NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पा रहे आसानी से। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जाते जाते +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, जा नहीं पा रहे। इन द सेंस में कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए जा नहीं पा रहे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पूरे के पूरे डोनेट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी मैंने बोला था ना कि +4 वाले जो, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा कंपाउंड होगा इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स का, वो कोवेलेंट होगा नेचर में, करेक्ट। तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। अब ये रिलेटिव स्टेबिलिटी समझ में आ गई, बस बात इतनी सी तो थी। अब बात जब कोवैलेंसी पर आती है तो कार्बन तो बेचारा अपना कोवैलेंसी 4 के आगे एक्सपैंड नहीं कर पाता, सिंपली क्योंकि उसके पास सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटॉल्स है, 2d तो है नहीं, तो 2s का 1, 2p के 3, यही 4 ऑर्बिटॉल्स बेचारे लेके घूमता है यहाँ वहाँ, तो कोवैलेंस 4 तक ही सीमित है। बाकी के एलिमेंट्स अपनी कोवैलेंस 4 के बियॉन्ड एक्सपैंड कर पाते हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे, तो लास्ट शेल जो है वो मोस्टली सेकेंड शेल, मतलब वो लास्ट शेल 3rd 4th 5th ऐसे ही शेल्स हैं, ओके। और हमें तो पता है 3rd 4th इन शेल्स में, ओके, 5th इन शेल्स में डी ऑर्बिटॉल्स होते हैं। तो कार्बन की बात छोड़ के अगर हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इनकी बातें करें, ओके, तो इनमें डी ऑर्बिटॉल्स होने की वजह से ये लोग अपनी कोवैलेंस एक्सपैंड कर पाते हैं बियॉन्ड 4, क्योंकि ये तो S और P के ऑर्बिटॉल्स इस्तेमाल करते हैं, ओके, और उसके अलावा D के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 4 के अलावा D के भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए 4 से ज्यादा कोवैलेंस है। और क्योंकि इनके पास D ऑर्बिटॉल्स है, इसीलिए फिर इनके हेलाइड्स जो है हाइड्रोलाइसिस को होने देते हैं। अब ये जो हेलाइड्स हाइड्रोलाइसिस, मतलब इनका हेलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस होता है इन शॉर्ट। अब कैसे होता है ये हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे, जब हम लोग इनका कार्बन, मतलब इन्हीं ग्रुप 14 एलिमेंट्स का इंटरैक्शन हेलाइड्स के साथ, मतलब हैलोजन के साथ देखेंगे तब, ओके, हेलाइड्स बनाने के लिए। अब फिर से आते हैं पॉइंट पे। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स था, तो सबसे पहली बात इनकी हेलाइड्स हाइड्रोलाइसिस दिखाते हैं, और दूसरी बात यही एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये अतरंगी बिहेवियर दिखाते हैं इस तरीके से कि कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज से, जैसे कि सपोज फ्लोराइड्स कहो, क्लोराइड्स कहो, या फिर हाइड्रोक्साइड्स कहो, ओके, इनसे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं और कुछ अलग तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, ओके। इसी को मैं अतरंगी बिहेवियर कह रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना। अगले वाले चैप्टर के बाद, मतलब DNF के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन देखने वाले, तो तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब फिलहाल ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी स्पीशीज, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनाते हैं ये
इनके पास d ऑर्बिटल होने की वजह से। अब उदाहरण में क्या, एग्जांपल में देखो SiF62-, GeCl62-, SnOH62-, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस है, ओके, जो एग्जिस्ट करते हैं और इनके जो सेंट्रल एटम्स है, जैसे कि सिलिकॉन का हो, जर्मेनियम का हो, टिन का हो, ये हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है। इनका हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग देखते हैं तो ये होता है sp3d2, ओके। अब इस हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझ में आता है हमें, sp3d2 मतलब d के 2 ऑर्बिटल्स भी यूज हो रहे हैं। तो जो मैंने कहा था वो चीज क्रॉस वेरीफाई हो गई, लॉजिकली करेक्ट। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम लोग इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी देखने पर किसके साथ, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, ओके। आगे आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन, हैलोजेंस, मतलब आगे आगे देखेंगे हम लोग वाटर, हैलोजेंस, इनके साथ भी। तो सबसे पहले ये सारे एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन के साथ मस्त एकदम रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ऑल मेंबर्स व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स। 2 टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं ये, डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड। अब डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम लोग मेटल मतलब अगर हम लोग एलिमेंट को M मानेंगे, सॉरी मेटल मतलब M नहीं, एलिमेंट को M मानेंगे, तो MO2 डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, MO मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पर MO2 में हमारा जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एज कंपेयर टू MO में। करके देखते हैं, ऑक्सीजन 2-, 2 ऑक्सीजन है तो 4-, तो M के ऊपर +4 करेक्ट, बैलेंस करने के लिए। और यहां पर 2- तो 2+। अब देखो, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा जो एलिमेंट है और ऐसा वाला जो ऑक्साइड है ये जनरली होता है मोर एसिडिक, ठीक है, मोर एसिडिक देन दोज इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं ग्रुप 14 का कार्बन पकड़ूं तो कार्बन का डाइऑक्साइड लूं, और अगर मैं कार्बन का मोनोऑक्साइड लूं, ओके। तो अब हम लोग को ये तो बेसिक सी चीज पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में। बेसिक लॉजिक बता देता हूं मैं आपको अगर पता होगा, एक रेन वाटर जो है हमारा वो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब देखो, स्लाइटली एसिडिक बोलने के बाद मतलब आप ऐसे मत भागते दौड़ते मत फिरना कि भाई पानी बरस रहा है, फिर बारिश हो रही है तो मैं मतलब क्या हो जाएगा मेरे को, ऐसे मत समझना। स्लाइटली एसिडिक बोला है ना मैंने, ओके। तो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है वो, फिर भी क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है। और कार्बोनिक एसिड बन कैसे रहा है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलन से। अब इसका मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है भाई। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये न्यूट्रल है, ओके। मतलब ऐसे ही कह सकते हैं हम लोग कि एसिडिटी इसकी काफी ज्यादा कम है, ओके। तो यही तो हो गई ना बात, डाइऑक्साइड मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मोर एसिडिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। पीएच अगर देखेंगे हम लोग तो पीएच के केस में मतलब अगर बात करेंगे हम लोग तो एसिडिक मतलब 7 से नीचे होता है, न्यूट्रल मतलब 7 होता है। तो बेसिकली वही चीज हो गई, ये हमारा जो डाइऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक है देन मोनोऑक्साइड। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स वाटर। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये तो भाई अफेक्ट नहीं होते पानी से। अब टिन की बात करें तो टिन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, अरे भाई साहब एकदम गर्मा गर्म, ओके। तो देखो मैंने रिएक्शन ऐसे लिख दिया, देखो टिन स्टीम के साथ जब रिएक्ट करता है, स्टीम मतलब अब कंडीशंस तो मतलब गरम गरम ही रहेंगी, तो देखो हीट कर दिया तो ये डाइऑक्साइड बनाता है और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो ये रहा टिन का डाइऑक्साइड और ये रहा डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। अब ये तो चलो खैर ठीक है, टिन ने तो स्टीम के साथ रिएक्शन कर लिया। लेड की बारी जब आती है तो लेड तो कहता है कि भाई मैं भी अफेक्ट नहीं होता पानी से। अब इसकी वजह हो सकती है क्या कि भाई लेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्म हो रही है, ओके। तो ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म जो है दिख रही है आपको, जो मैंने बनाई, ओके, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, ये लेड को, अंदर के लेड को बचाएगी पानी से। तो अंदर का लेड तो बचा रहेगा तो अनअफेक्टेड ही रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं और अब इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो ये एलिमेंट जो है मस्त एकदम हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाते हैं MX4 और MX2 टाइप के, ठीक है।
देखो ये दो MX2 और MX4 टाइप के, जिसमें X क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था ना कि जो हेवियर मेंबर्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन वगैरह, उनमें डी ऑर्बिटॉल्स होने की वजह से उनके हैलाइड्स हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते हैं, मतलब उनके हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहां पर एक्सेप्ट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बाकी के टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। बाकी के मतलब सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड, टिन का टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम का टेट्राक्लोराइड, ऐसे बोला जा रहा है। मतलब क्या, यहां पर भी वही बात हो रही है, इनके हैलाइड्स, बाकी मेंबर्स के हैलाइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं बाय वाटर। क्यों? डी ऑर्बिटल होने के वजह से। यहां पर CCl4 नहीं हो रहा है। अब बाकी हैलाइड्स में से SiCl4 अगर मैं एग्जांपल लूं, ओके, जर्मेनियम और टिन के हैलाइड्स, जैसे हम लोग ने देखा ना अभी कि ये भी हाइड्रोलाइज होते हैं, पर हम लोग एग्जांपल में SiCl4 ले रहे हैं अगर, ओके, तो ये कैसे हाइड्रोलाइज हो रहा है इसको देखते हैं एक बार। तो सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड ऐसे कुछ टेट्राहिड्रल फॉर्म में, अब यहां पर ऐसे टेट्राहिड्रल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट करवाना है वाटर से। अब होता क्या है कि जब कभी एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर जाके अप्रोच करेगा तो वो ये जो OH है ये सिलिकॉन को दे देगा और सिलिकॉन से क्लोरीन ले लेगा और अपने एक H के साथ बोलेगा क्लोरीन को HCl बना दो। तो मतलब हो क्या रहा है, देखो इसके चक्कर में एक HCl बन रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है इंटरेक्ट करने के लिए, तो उसके चक्कर में एक HCl बन रहा है और ये जो OH है इस सिलिकॉन के पास चिपक रहा है, ओके, क्लोरीन के जगह पे। बात समझ में आ गई? तो बाकी के बचे हुए क्लोरीन यही के यही तीनों एक रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो रहा है, ये तो हाइड्रोलाइसिस ही हो रहा है। पानी जाके क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है हमारे दूसरे लार्ज मॉलिक्यूल को। तो पानी, वाटर ब्रेक कर रहा है, लाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, सिंपल। तो अब अगर मुझे सारे के सारे OH को रिप्लेस करवाना है, मतलब सारे के सारे Cl को रिप्लेस करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को 3 Cl को रिप्लेस करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे ना, क्योंकि एक को रिप्लेस करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लगा था। चलो मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए। अब इस चक्कर में हो क्या, 3 OH जाएंगे 3 क्लोरीन के जगह पे। चलो मैं पहले लगा देता हूं उनके जगह पे 3 OH। बेसिक लॉजिक है ना ये, जब हम लोग ने एक को रिप्लेस किया वही स्टोरी यहां पर खत्म, मतलब वही स्टोरी रिपीट हो रही है, ओके। तो मैंने क्या किया, तीनों को भी रिप्लेस कर दिया, ये 3 क्लोरीन को 3 OH से, ओके, ये तो है भाई इसके पास। अब इस चक्कर में हुआ क्या, 3 OH तो चले गए, देखो वाटर में HOH, ओके, तो यहां पर 3 OH तो चले गए, ठीक है। अब बचे कितने, अब बचे क्या, सिर्फ 3H इसमें और यहां पर 3 Cl, तो मिलके क्या बनाएंगे, 3HCl, और क्या ही बना लेंगे ये लोग। ये 3 क्लोरीन एटम्स को रिप्लेस किया जा रहा है 3 OH से, बस एक बार भग गए तो फिर बचे अब ये ही जो मिलके बनाएंगे HCl। तो यहां पर हमें मिला हमारा ये सिलिकॉन का ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे क्लोरीन्स को हटा दिया गया हमारे पानी ने। तो इसका मतलब पूरा का पूरा एकदम उसका सर्वनाश कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ब्रेक कर दिया हमारे SiCl4 को। चलो अब लास्टली हम लोग देखते हैं कार्बन का अतरंगी बिहेवियर, मतलब एनोमलस बिहेवियर। अब लाइक द फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप्स, हमारा कार्बन भी डिफर करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। किस तरीके से, मतलब क्यों होता है ये? इट इज ड्यू टू इट्स फर्स्ट, पहले छोटू साइज। अब देखो कार्बन का साइज अगर हम लोग देखेंगे, कोवेलेंट रेडियस 77 पिकोमीटर्स, ओके, बाकियों का साइज देखो 118, 122, 140, 146, तो इनके कंपैरिजन में तो कार्बन का बहुत छोटू है। करेक्ट, समझ में आ रही है बात हमको? 118 मतलब हंड्रेड्स के आगे है और कार्बन का बेचारा 100 के पीछे ही फंसा हुआ है। अब दूसरा क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और बाकियों की देखो हम लोग, समझ में आ जाएगी आपको। देखो कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकियों की सिलिकॉन 2 लेट जाएंगे हम लोग 1.8, 1.8, 1.8, 1.9 कम है। फिर थर्ड हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1086 है हमारे कार्बन की, देखो, और बाकियों की 786, 700, 700, 700 पे अटकी पड़ी हुई है।
और लास्टली क्या है भाई, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटॉल्स। वो तो हमको पता है क्योंकि कार्बन के पास 2 ही शेल्स है, दूसरे शेल में डी ऑर्बिटॉल नहीं होता है। तो इन 4 कारणों के वजह से हमारा कार्बन दिखाता है अतरंगी बिहेवियर। अब इसके अतरंगी बिहेवियर में इसके पास एक यूनिक खासियत एबिलिटी है। क्या? ये बनाता है पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ। ओके, खुद के साथ। कैसे? देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से। और सिर्फ खुद से बना के चुप नहीं बैठता ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, ओके, जो छोटे साइज में होंगे और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उनके साथ भी ये ऐसे ही पीपाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं। देखो, जैसे कि छोटू साइज ऑक्सीजन का है, हमारे नाइट्रोजन का है, सल्फर का भी काफी बड़ा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट स्मॉल साइज में ही आते ही है। देखो, हमको तो पता है ना, मोस्टली साइजेस जो है हम लोग को पता है अक्रॉस द पीरियड आते आते छोटू छोटू हो जाती है। ओके, तो इस तरफ तो साइजेस कम ही है। अब इस तरफ में देखो, हमारा ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया छोटू साइज में। ऊपर से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें तो पता है अक्रॉस द पीरियड आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है। तो इस तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई ही है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर है ही भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो देखो, तो दोनों भी हमारे जो क्राइटेरियाज है कि ये बनाता है विद अदर एटम्स ऑफ स्मॉल साइज, देख लिया हम लोग ने, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी देख लिया। अब इनके अलावा भी हमारे कार्बन भैया के पास एक ऐसी खासियत है कि ये खुद के एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं या फिर रिंग्स बनाते हैं। किसे? जैसे कि देखो, ऐसे कार्बन खुद के एटम्स के साथ लिंक करता है कोवेलेंट बॉन्ड से, ऐसे लंबी लंबी चेन्स बना रहा है। ओके, ऐसे रिंग्स बना रहा है, और इन्हीं के बारे में आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, करेक्ट। अब इसकी ये टेंडेंसी जो है खुद के एटम्स के साथ लिंक करके, मतलब लिंक करने की कोवेलेंट बॉन्ड से, जिसकी वजह से ये चेन्स और रिंग्स बनाते हैं, इसी को कहते हैं कैटनेशन। और ये कैटनेशन कार्बन क्यों शो करता है? क्योंकि भाई ये जो एक दूसरे के साथ लिंक होने के बाद कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है ना, वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, एकदम मस्त, ओके, तगड़ा, इसीलिए ये जुड़े रहते, और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई ये कैटनेशन शो कर रहे हैं। अब कैटनेशन का कनेक्शन हम लोग ने देखा किससे है? किससे है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से, करेक्ट। तो कैटनेशन हमारा कार्बन शो कर रहा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कार्बन कार्बन का, तो जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतनी कैटनेशन की टेंडेंसी अच्छी। ओके, वजह जो है हम लोग उसको ही रिलेट कर सकते हैं ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे कैटनेशन से। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, तो कैटनेशन शो करने की टेंडेंसी भी अच्छी खासी है। ओके, ये क्या है? टेंडेंसी टू शो कैटनेशन। ओके, तो मैं ऐसे टीसी लिख देता हूं, करेक्ट। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हम लोग देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग आते हैं, कार्बन टू सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन टू लेड, ऐसे नीचे नीचे आते आते जब देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। ओके, तो इसीलिए टेंडेंसी जो है कैटनेशन शो करने की वो भी घटती है। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? हवा में बोल रहा हूँ? नहीं, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे एनसीईआरटी में बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज दी गई है, जो नीचे डाउन द ग्रुप रह जाते घट रही है। ये रहा आपके सामने टेबल। ओके, तो देखो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड, टिन टिन का बॉन्ड, इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज आगे दी हुई है, जो कि दिख रही है, रिड्यूस हो रही है 348 से 297, 260, 240, क्या हो रहा है? 340, 290, 260, 240 रिड्यूस हो रहा है। तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम कम एनर्जी लग रही है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लग रही है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी कम ही होता है। फटाक से टूट रहा है ना बॉन्ड, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम, तो मतलब बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। समझ में आई बात? और क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप कम हो रही है, तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंडेंसी टू शो कैटनेशन से, तो इसलिए टेंडेंसी टू शो कैटनेशन भी डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गई बात? तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो कैटनेशन डिक्रीजेस। अब यहां पर एक ऑर्डर दिया हुआ है जो कि एंथैल्पी की वैल्यूज को देखते हुए समझ में आ जाएगा। क्या कि भाई द ऑर्डर ऑफ कैटनेशन, मतलब कैटनेशन शो करने की टेंडेंसी वाला। ओके, क्या है?
कार्बन से काफी कम है सिलिकॉन की टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन। ओके, और अब देखो काफी कम क्यों यहां पर है, देखो डिप देखो, बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज में डिप देखो कितना है, बहुत ज्यादा है ना, 350 से लगभग 300 पर आ गया है, तो 50 का डिफरेंस है भाई। तो इसीलिए कार्बन से काफी कम है टेंडेंसी कैटेनेशन शो करने की सिलिकॉन की, क्योंकि काफी बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है। समझ में आ गई बात? तो काफी बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो काफी टेंडेंसी घटेगी, तो इसीलिए काफी टेंडेंसी घटी। ठीक है, और उसी लॉजिक के आधार पर थोड़ी थोड़ी सी ही बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा ही बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, तो इसलिए नॉर्मल टेंडेंसी नॉर्मली थोड़ी थोड़ी घट रही है। ओके, तो देखो नॉर्मल थोड़ी थोड़ी टेंडेंसी घट रही है, देखो सिलिकॉन टू जर्मेनियम। और जब हम लोग यहां पर 260 टू 240 पर आते हैं, यहां पर तो 20 का ही बॉन्ड एंथैल्पी में डिप है, तो मतलब बहुत ही कम बॉन्ड एंथैल्पी रिड्यूस हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लगभग एक जैसा ही है। किसका? ये जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड का और टिन टिन बॉन्ड का। तो क्योंकि इसके वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लगभग एक जैसी है, तो टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन भी लगभग एक जैसी होगी जर्मेनियम और टिन की। तो देखो जर्मेनियम और टिन की टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन दिख रहा है, जर्मेनियम और टिन की लगभग एक जैसी है। ऑर्डर समझ में आ गया आपको? चलो अब लास्ट चीज, लेड जो है वो कैटेनेशन शो नहीं करता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी कहानी है, लेड लेड के एटम्स के साथ जुड़ता नहीं है। अब इसको ना याद रखने के लिए आप सिंपल से एक, मतलब मैंने ऐसे ही बना लिया है ट्रिक कि भाई बाकी तो करते हैं, लेड नहीं करता है, क्योंकि लेड लेड के साथ लड़ता है इसीलिए जुड़ता नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, और आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग ने जो भी इस वीडियो में सीखा बहुत मजा भी आया होगा। ओके, बट मुझे ये चीज बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।